A very good morning to all our viewers. Thank you for being here today for Facebook Live on lifestyle medication and diabetes. For this, we have a very experienced and renowned Dr. Vishwa Unadkat. Dr. Vishwa Unadkat is a senior consultant and diabetologist in Tricolor Hospitals. He has done his MBBS, MD, followed by PG diploma in endocrinology and diabetes. He has also done his fellowship in diabetes from UK. We welcome you, sir. Thank you very much, doctor, for joining us on this Facebook Live. Thank you. Thanks. Sir, so quickly I'll start asking the questions. And Sure. the first question would be, what are the components of lifestyle modification, sir? Yeah. First of all, good morning, all of the viewers of Tricolor Hospital Facebook लाइव सेशन। आज का ये जो सेशन है ये हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डायबिटीज के ऊपर क्वेश्चनर्स के ऊपर प्लान किया हुआ है। सो वी वुड लाइक टू बिलीव कि एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन हम ऐसा चाहेंगे कि जो भी सारे पेशेंट्स अभी आज हमें हमारे साथ रूबरू हुए फेसबुक के जरिए वो इतना एटलीस्ट समझे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब जो आपकी लाइफस्टाइल जो है उसमें क्या हम ऐसा चेंज ला सकते हैं जो वो आपको ना सिर्फ डायबिटीज से पर जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस है, राइट। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस अभी आज के टाइम में बहुत सारे हो गए, जैसे डायबिटीज तो है ही एंड हमारा जो मेजर फोकस ऑफ डिस्कशन रहेगा और डायबिटीज के ऊपर ही रहेगा। बट एज यू ऑल आर अवेयर कि डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, ओबेसिटी जो है, ठीक है, और खास करके एडिक्शन वगैरह जो हो जाते हैं उसकी वजह से आती है, जैसे फैटी लिवर है या लिवर का सिरोसिस अभी आजकल काफी कॉमन पाया जाता है। फिर उसके बाद जोड़ों में दर्द हो जाना, आर्थराइटिस हो जाना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वैल्यू काफी बढ़ जाना उसके लिए, उसके बाद जो हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में जो इफेक्ट उसकी आती है वो सब। और एट लास्ट बट नेवर लीस्ट इज some of the cancers are also now been associated with lifestyle changes, right? So altogether जो lifestyle diseases है they have now produce a major bulk of non-communicable disease। तो ये जो lifestyle modification जो आज का हमारा टॉपिक है वो उसके ऊपर ही फोकस्ड है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या हम चेंज कर पाए जिससे ये बीमारी या तो हम आपके शरीर में आने से रोक सके या फिर एटलीस्ट अगर आ गई है तो उसका प्रोग्रेशन रोका जाए या कभी कभी उसको रिवर्स भी कर सके, तो वो भी हमारी ट्राई रहती है। तो जो पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने आया है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या है, राइट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि अल्टीमेटली जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल एसेंशियली मींस के हाउ इज योर डाइट, हाउ इज योर फिजिकल एक्टिविटी, how is your mental status और overall health, right? So जो main चीज जो डाइट में है वो है लाइफस्टाइल में है वो है आपका खाना, ठीक है। आप खाना किस टाइम से खाते हो, किस क्वांटिटी में खाते हो, कौन सा खाना खाते हो, ये सारी जो डिटेल है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑलवेज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लाइफस्टाइल, राइट। और इसको मॉडिफाई करने का जो इम्पैक्ट आता है, जो पेशेंट अभी आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग डाइट को फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, उसको ऑलरेडी पता चल चुका है कि डाइट इज द मेन थिंग व्हिच कैन ब्रिंग यू अ वेरी गुड हेल्थ। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑलवेज डाइट। सेकंड कंपोनेंट इज फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग कंप्लीट एक्सरसाइज पैटर्न या जो हम जो सोचते हैं आमतौर पे एक्सरसाइज मतलब जिम में जाना, ये करना, वो करना, ऐसा नहीं, बट ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी होती है, ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो आपका होना चाहिए, अगर वो एनर्जी एक्सपेंडिचर हम 24 घंटे में डेली कर पाते हैं, सो दैट इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट component of lifestyle modification. And third most important, again in last few years that you all must have come across the stress, right? हम लोग जैसे आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, पिछले 1-2 साल से नॉट ओनली इन भारत बट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड वी आर हैविंग quite a stressful time because of COVID-19 pandemic going on, right? So अलग अलग लेवल पे हर एक इंसान को, चाहे वो डायबिटीज का पेशेंट है या चाहे वो पेशेंट नहीं भी है,
तो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस हमें काफी अफेक्ट कर जाता है। आमतौर पे स्ट्रेस का अफेक्ट होता है वो एडवर्स अफेक्ट होता है आपकी हेल्थ में। तो स्ट्रेस को कैसे हम कंट्रोल करें या एडिकेट डी स्ट्रेसिंग कैसे करें, ये इसके लिए जो आपके बिहेवियरल लाइफस्टाइल चेंजेस जो है, ये दिस थ्री आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन: डाइट, एक्सरसाइज एंड डी स्ट्रेसिंग। यस प्लीज। दैट्स अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन सर। सो जैसे सर हमको बता रहे हैं कि डाइट का कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, एक्सरसाइज का कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और डाइट और एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंस है उसके साथ हम डी स्ट्रेस खुद को कैसे कर सकते हैं। सो दैट वाज अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन सर। द सेकंड क्वेश्चन इज, डज दिस हेल्प ड्यूरिंग द अर्ली फेजेस ऑफ डायबिटीज ओनली? या अगेन बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं हमें ऑलरेडी कि आज तो मेरा शुगर ऑलरेडी 300-400 रहने लगा है, मैं ऑलरेडी 3-4-5 मेडिसिन पे आ चुका हूँ, या ऑलरेडी मेरा इंसुलिन चालू हो गया, तो अब डाइटिंग करने का या अब एक्सरसाइज करने का क्या फायदा है, या मुझे ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, या मुझे ऑलरेडी किडनी का इश्यू हो चुका है, तो हाउ an exercise or following certain diet will help me। ठीक है, ये बहुत इसकी वजह से काफी सारे पेशेंट जो है वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। सो वो सब पेशेंट को मैं कहना चाहूंगा कि इट इज नेवर टू लेट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है, जो कंपोनेंट हमने डिस्कस किए अभी डाइट, एक्सरसाइज और डी स्ट्रेसिंग के, those things will help you at any stage of your disease। चाहे वो शुरुआत के समय में, आपके डायग्नोसिस के शुरुआत के समय में आपने चालू किया है, चाहे कभी आपको ना गाइडेंस मिला हो, आप आपके डिसीज में थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, हल्का सा एडवांस लेवल आ चुका है, या कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो गया है डायबिटीज रिलेटेड, तो भी आपको जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जो कंपोनेंट्स है, अगर आप उसमें फोकस करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्पफुल रहेगा। सो द पॉइंट इज कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम it is always prudent, always better to start lifestyle modification। Obviously earlier is the better one, but it is never too late, you can start from any day, right? And second important thing, it's not only for disease nowadays, as you all are aware, और अगर हम देखते हैं जैसे सेलिब्रिटीज की लाइफ वगैरह देखते हैं, तो at some point of time we always start thinking कि ये सब तो फिटनेस फ्रीक है, उसको किसी भी हाल में जिम करना है, ये करना है, वो करना है। सो बेसिकली करना तो है, फिटनेस तो सबका सवाल है, बट वो एक प्रिवेंशन एस्पेक्ट हो गया है कि जैसे अगर आप आपकी मिडिल एज में है, सो यू ऑलवेज वांट कि ये कोई जो लाइफस्टाइल डिजीज जो हमने अभी एन्यूमरेट किए हैं, वो जैसे जैसे आपकी एज हो उसमें ना आए। ठीक है, सो द बेस्ट टाइम टू इम्प्लीमेंट लाइफस्टाइल चेंजेस इट एट when you are absolutely fit, when you are absolutely healthy। तो अगर वो टाइम पे अगर आप आपकी एक सर्टेन हेल्दी लाइफस्टाइल एक्वायर कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये काफी पॉसिबल है कि जो आपको फ्यूचर में अनफॉर्चुनेट अगर कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यू आने वाला है, तो या तो आप उसको ऑल टुगेदर प्रिवेंट कर सकते हो, या फिर अगर वो आ भी जाता है तो बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि लाइफस्टाइल जो है अर्ली फेज में हेल्प करता है, वो आपको हर एक फेज में आपके डिजीज में हेल्प करता है, प्रोवाइडेड ये जो चीजें है, डाइट वगैरह है, एक्सरसाइज वगैरह, ऑब्वियसली यू नीड टू एक्वायर ऑल दोज मॉडिफिकेशन अंडर सुपरविजन। जो आपके डॉक्टर कंसल्टेंट है, आपके फिजियोथेरापिस्ट, डाइटिशियन लोग हैं, उसके सुपरविजन में आपको करना है, ना कि आज मुझे सुना और आपने चालू कर दिया, ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। यस प्लीज। Alright sir, so my next question is, can lifestyle modification help in prevention or reversal of diabetes? यस डेफिनेटली। तो जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया ही कि कब से हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं, सो अगर हम डायबिटीज का डेटा देखें अभी इंडिया में, तो आई थिंक एट द टाइम ऑफ 2019 जब इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का एटलास, वर्ल्ड एटलास आया था, तो इंडिया में वी आर ऑलरेडी हैविंग मोर देन 70 मिलियन डायबिटीज पेशेंट्स। सो दैट इज अ वेरी बिग नंबर। बट अनफॉर्चुनेट थिंग इज के उन लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने कि बाय द टाइम ऑफ 2040, मतलब अगले 20 साल में, ये जो 70 मिलियन का नंबर है, दैट विल बी डबल। So it will be almost 140-150 million. That is a huge number. So the point is कि अगले 20 साल में
that is large take of Indian population are there who is going to convert into diabetic, right? So that necessarily means कि अभी बहुत सारे पेशेंट जो नॉर्मल है वो अगले डिकेड में या उसके बाद वाले डिकेड में डायबिटिक हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द ऑब्वियस रीजंस, या फिर ऑलरेडी वो प्री डायबिटिक हो चुके हैं, या तो उसको पता है या उसको नहीं पता है, राइट? सो प्रिवेंशन में ये जो सारे हाई रिस्क लोग हैं, हाई रिस्क मतलब कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसका डाइट पैटर्न अनफॉर्चुनेटली काफी खराब है, जिसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल बिल्कुल कम है या एक्सरसाइज या तो करते नहीं या कर नहीं पाते हैं, जिसका स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई रहता है, ठीक है? तो ये जो लोग हैं, खास करके अगर फीमेल की हम बात करें तो जिसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज था आज से जब वो प्रेग्नेंट थी 2-4-5 साल पहले, सो शी इज अगेन एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग फ्यूचर डायबिटीज। तो ये जो हाई रिस्क लोग हैं, ठीक है, ओवरवेट लोग हैं, इन लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर नो मैटर आज उसका शुगर नॉर्मल भी है, ठीक है, तो भी अगर वो सर्टेन लेवल का लाइफस्टाइल एक्वायर कर पाते हैं, अगर उसके डाइट में नेसेसरी चेंज, जैसे हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, डाइट में नेसेसरी चेंज कर पाते हैं, उसका एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल जो एडिक्वेट रहता है वो अगर अचीव कर पाते हैं, उसका अगर वेट अगर काफी ज्यादा है तो उसको सर्टेन लेवल तक अगर कम कर पाता है, तो डेफिनेटली देयर आर इनफ डेटा अवेलेबल इन वेरियस गुड रजिस्ट्रीज के हम डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑल टुगेदर अगर आप नॉर्मल हो तो भी उसको अवॉइड किया जा सकता है, अगर आप प्री डायबिटिक फेज में आ गए हो तो भी आपको डायबिटीज में जाने से वो प्रिवेंट कर सकता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, इट कैन प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। राइट, सो डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं है सर, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं तो कोविड से भी डरना नहीं है, हमें अपनी सारी जो प्रिकॉशंस रखनी है, वैसे ही कोई भी बीमारी से डरना नहीं है, बस हमें सही एक नॉलेज चाहिए उसका, और अपने लिए जो सही डिसीजन है वो सही टाइम पे लेना और उसको फॉलो करते रहना। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। सो आई वुड लाइक टू वन मोर क्वेश्चन सर, what should be a proper diet for diabetes? Like many people are just confused कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। So sugar नहीं खाना चाहिए, if you are a diabetic patient then you should avoid sugar. Some doctors are suggesting कि you should have, like you should eat, थोड़ा sugar खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। So what should be a proper diet sir for diabetes? अगर डाइट की जो माइनर डिटेल है, अगर वो डिस्कशन में अगर हम अभी जाएंगे तो हमें ये एक सेशन क्या, हम ऐसे 15 सेशन अगर आज के दिन में कर लेंगे तो भी वो खत्म नहीं होगा, ठीक है? सो जो जनरल आउटलाइन है, जो सबको मेजर चीजें जो पता होनी चाहिए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बट उसका ये मतलब नहीं कि वो डायरेक्टली आप में अभी लागू हो जाएगा और मुझे सुन के आप आपका डाइट उस हिसाब से चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं है। आज का जो मैं अभी आपको जो भी टिप्स दूंगा या जो भी सजेशंस दूंगा, वो आप जाके आपके डॉक्टर को, या हो सके तो यू शुड ऑलवेज, आपके डॉक्टर ही जनरली आपको डाइटिशियन को रेकमेंड कर ही देते हैं, बट इन इंडिया स्टिल दिस इज नॉट very popular that all the doctors who are treating diabetes they keep dietitian with them. बहुत सारे डॉक्टर नहीं रखते, वो खुद से समझाना चाहते हैं डाइट। अगेन नॉट उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप डॉक्टर से सीखते हैं तो भी अच्छी बात है, बट अगर अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप सुनेंगे, फिर उसमें आपका जो एग्जिस्टिंग डाइट प्लान चल रहा है वो आप डाइटिशियंस के साथ बैठेंगे और उसके बाद आप आपका प्लान करेंगे, ठीक है? एंड देन ट्राई टू डू फॉलो कि वो जो आपने प्लान किया वो आपके ऊपर वर्क कर रहा है, आप उसको फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और फॉलो अप में फिर उसमें जो माइनर एडजस्टमेंट्स है वो आप करेंगे, ठीक है? तो जो डाइट जो है आमतौर पे जो डायबिटिक को हम बोलते हैं, सो डाइट वर्ड इसमें हम जनरली यूज नहीं करते, बिकॉज इन इंडिया ट्रेडिशनली अगर जब हम डाइटिंग की बात करते हैं तो यही चीज दिमाग में आती है कि कम खाना है, वजन कम करना है, कम खाना है, वजन कम करना है। बट बेसिकली डाइट इज नॉट ऑल अबाउट कम खाना, इट्स अबाउट गिविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन to the patient, right? We are talking about patient, so it is better known as MNT, that is known as medical nutrition therapy. तो हम डाइट वर्ड ना यूज करके डायबिटिक के जो खाने की जो एडवाइसेस होता है उसको मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापी के नाम से जानते हैं। तो एट एवरी स्टेज, जैसे अगला क्वेश्चन था अपना के हर एक स्टेज में डायबिटीज को
डायबिटिक मरीज को ये मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापी फॉलो करनी है, ठीक है, चाहे फिर वो अर्ली फेज है, मिडल फेज है, एडवांस फेज हो चुका है ऑलरेडी, कॉम्प्लिकेशन वाला फेज हो गया, कोई भी फेज है, आपको एक मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो आमतौर पे ये मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापी में क्या आता है, तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापी इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसमें हमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने हैं इनफ और आवश्यक और पर्याप्त क्वांटिटी में। वी शुड आल्सो लुक के आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन मिनरल्स है, वो भी आपके डाइट में आ जाए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली हम डिस्कस नहीं करते हैं या नहीं कर पाते, वो है एडिक्वेट वाटर इनटेक, ठीक है। जैसे अभी समर चल रहा है, तो अगर हम डाइट की खाने की अगर डिटेल में जाएंगे, तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ये रखना चाहूंगा कि एडिक्वेट वाटर इनटेक जो है, हाइड्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो हर एक पेशेंट का खुद का एक वेट और बीएमआई के मुताबिक, उसकी एक्टिविटी लेवल के मुताबिक, उसका बेसलाइन किडनी हार्ट फंक्शन के मुताबिक एक डेली नीड होता है। तो आमतौर में एक एडल्ट का समर के टाइम पे वो नीड 2.5 to 3 लीटर्स होता है। तो अगर हमारा जो रूटीन ग्लास होता है वो जनरली 200 ml का होता है, तो 12 to 15 ग्लास ऑफ वाटर हमें डेली लेना है, प्रोवाइडेड योर हार्ट फंक्शन एंड किडनी फंक्शन इज नॉर्मल, राइट। अगर आप थोड़ी हाइट और वेट आपका ज्यादा है, जैसे आपका बीएमआई ओबेसिटी ग्रेड में आता है 1 या 2, तो यही रिक्वायरमेंट आपकी 3.5 से 4 लीटर तक जाती है, ठीक है। सो दैट मेक्स अराउंड 18 to 20 ग्लासेस ऑफ वाटर। सो अगर आप नहीं ले पाते हो, सो दिस कैन गिव यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉर्बिडिटी थ्रू आउट द डे, कि जैसे आपको थकान महसूस होती है, पैर में क्रैम्प्स आते हैं, एक एनर्जी आपका नहीं आ पाता, कंसंट्रेशन इश्यू थोड़ा होता है। सो फर्स्ट थिंग इन मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापी व्हिच इज नॉट क्वाइट एनीवेयर बट आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड इज एडिक्वेट वाटर इनटेक। खास करके ये जो समर का मंथ है, या फिर जैसे मॉनसून आएगा, तो जब बारिश होती है अच्छी ठंडी रहती है, बट बाकी के दिन आप पसीना पसीना होते रहते हैं। तो एडिक्वेट वाटर इनटेक इज द फर्स्ट पॉइंट इन मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापी दैट यू शुड नोट, राइट। सेकेंडली जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अभी 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है अपने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो उसकी अगर हम जनरल आउटलाइन अभी आपको ये सेशन में देना चाहे, तो सबसे पहले अगर कार्बोहाइड्रेट का बोले, तो कार्बोहाइड्रेट इज एन एसेंशियल, तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल थिंग्स टू बी टेकन फ्रॉम डाइट। आमतौर पे डायबिटिक पेशेंट को अराउंड 50 to 55% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लेना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से अब इसमें डिटेल में, माइनर डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला वो काफी लंबा हो जाएगा। बट ये आपको प्लान करना है डाइटिशियन के साथ बैठ के कि आपका पूरे दिन का जो खाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्मॉल ब्रेकफास्ट टिल योर सपर और आपका जो डिनर है, उसमें टोटल जो आप एनर्जी लेते हो पूरे दिन में, उसमें से अराउंड 50 to 55% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ट्राई टू टेक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एज मच एज यू कैन। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो आपको जो और सिंपल शुगर्स जो है उसकी भी मात्रा आपको काफी कम रखनी है। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐसा है कि वो कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स है, ठीक है। तो उसमें से अल्टीमेटली सारे कार्बोहाइड्रेट से डाइजेशन होके शुगर बनने वाला है। बट अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें डाइजेशन स्लो होता है, और उसकी वजह से जो शुगर राइज होता है वो काफी कम और काफी स्लो होता है। तो बॉडी को वो एक एडेप्टेशन अच्छा मिलता है, उसकी एनर्जी अच्छी यूटिलाइज होती है। अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यूज करते हो या फिर सिंपल शुगर यूज करते हो, तो आपका शुगर स्पाइक जल्दी करेगा, तो डायबिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है। So the most important thing in carbohydrate is you should always focus on complex carbohydrate, ठीक है। And third thing carbohydrate में कि जो आपका फाइबर इनटेक है, ठीक है, जैसे आप एडिक्वेट वाटर लेते हैं और उसके साथ एडिक्वेट फाइबर इनटेक आपको पूरे दिन में होता है, अराउंड 25 to 35 ग्राम्स पर डे आपका फाइबर जाना चाहिए बॉडी में। तो जो है आपका एक स्टूल बल्क फॉर्मेशन अच्छा रहेगा, आपका पेट अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम इंडिया में देखा जाए तो हर 10 में से 4 से 5 लोगों को पेट की कोई ना कोई दिक्कत होती है। किसी को गैस रहती है, अनफॉर्चुनेटली किसी को स्टूल पास करने में दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन हुआ करता है। तो फाइबर इंटेक अगेन वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पूरे दिन में जो आपके फाइबर है, ठीक है। तो फाइबर कहाँ से मिलते हैं कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है, कुछ जो मार्केट के बिस्किट्स वगैरह है, अगर उसका अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन हमने देख लिया है तो उसमें से कुछ बिस्किट्स हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो वो जो
फाइबर है अराउंड 25 to 35 ग्राम पर डे आपको फाइबर डेली खाना है, ठीक है, along with adequate hydration and along with complex carbohydrate. So this was about carbohydrate. Now moving on to the proteins. Again, protein very important nutrients of our body. एंड अनफॉर्चुनेटली हम अभी गुजरात में है और इंडिया में भी अगर पूरी तरह से देखा जाए तो वेरी निग्लेक्टेड पार्ट, क्योंकि अगर डाइट में हम प्रोटीन देखेंगे सबके तो आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा, बट जो मेरी जनरल फीलिंग है, जो मैं पेशेंट के डाइट में वंस आई लुक इनटू दोस डाइट्स, तो उसमें ज्यादातर पेशेंट में वो जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए उसके डाइट में, उससे बहुत कम ये लोग ले रहे होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें जानना क्या जरूरी है कि व्हाट इज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज, जैसे अगर आपका वेट 70 ग्राम है, 70 किलोग्राम है, तो आपको 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है। तो दैट मेक्स अराउंड 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन that must contain all the essential amino acids, right? So good quality protein आपको आपका जो weight है, वो weight का जो किलोग्राम है उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो। अगर 70 किलो का हो तो आप 70 ग्राम का प्रोटीन पर डे चाहिए। अगर आप 80 किलो के तो आपको 80 ग्राम चाहिए, प्रोवाइडेड आपका एक मसल बिल्ड अच्छा है, प्रोवाइडेड आपका किडनी फंक्शन अच्छा है। इसमें से बहुत सारे पेशेंट जो अगर किडनी और डायबिटीज वाले हैं, तो अगर किडनी फंक्शन डिटेरियोरेट हो चुका है ऑलरेडी आपका, तो फिर आपको प्रोटीन लोड थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको आपके डॉक्टर गाइड करेंगे। बट ऑल दोस डायबिटिक पेशेंट जिसका आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, मसल मास अच्छा है, तो उनको मिनिमम 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन दिन में लेना है, ठीक है। एंड ऑलवेज ट्राई टू, अगर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जिसमें काफी रूटीनली नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो ट्रेडिशनली स्पीकिंग नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन क्वालिटी इज फार बेटर देन द वेजिटेरियन प्रोटीन। बट इट्स नॉट लाइक कि तो सारा वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाना है, नहीं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर ऑन रिचुअल्स, ऑन थॉट प्रोसेस। आपकी जो भी आशा अभिलाषा है नॉन वेज के प्रति, अगर आप खा सकते हो तो अच्छा है, नहीं खा सकते हो तो आपको वेजिटेरियन डाइट में भी आपको जो लेग्यूम्स वगैरह है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, सोयाबीन वगैरह है, इनमें से थोड़ा थोड़ा प्रोटीन मिलता है। तो आपको क्वांटिटी आपके डाइटिशियन के साथ बैठ के डिसाइड करनी है कि अगर मेरा ये वेट है तो आपको कितना प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स से लेना है। बट द बॉटम लाइन इज 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन आपका दिन में किसी भी हाल में जाना चाहिए आपकी बॉडी में, ठीक है। सो टोटल प्रोटीन की जो एनर्जी मिलेगी आपको, डेट शुड कम अराउंड 15 to 20% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट पर डे। देन कम्स द फैट, ठीक है। तो फैट जो है आमतौर पे सबको पता है कि फैटी चीज नहीं खानी चाहिए, और डॉक्टर हमेशा बोलता है कि आप तला हुआ मत खाना, ये वाला मत खाना, वो वाला मत खाना, ठीक है। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें फैट बिल्कुल बंद कर देनी है। वी नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट इन आवर डाइट। टू बी वेरी प्रिसाइज, ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ एनर्जी इनटेक जो आपका रहता है पर डे, वो फैट से मिलता है, ठीक है। तो वो फैट लेते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि फैट इज नथिंग बट वी आर टॉकिंग अबाउट फैटी एसिड्स। तो ये जो फैटी एसिड्स है उसमें से देयर आर सम एसेंशियल फैटी एसिड जो आपको ये सब वेजिटेबल ऑयल्स से मिलते हैं। तो एक रिकमेंडेशन है अलग अलग नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडी का कि इफ यू कंज्यूम गुड क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल्स एंड स्पेसिफिकली इफ यू रोटेट योर ऑयल्स, अगर 2 या 3 वेजिटेबल ऑयल आप रखते हो और उसको बारी बारी 4, 5, 7 दिन में रोटेट करते हो, तो ऑलमोस्ट आपको सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है वो मिल जाता है। सो फॉर दैट रीजन वेजिटेबल ऑयल रोटेशन विद फैटी एसिड इज गुड, ठीक है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, अगर फिश वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो वीक में आप 100 से 150 ग्राम का अगर फिश खाते हो, तो उससे आपको अच्छी क्वालिटी का फैटी एसिड मिल जाता है, राइट। खास करके जो ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो हम बात करते हैं, जो हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा माना जाता है। सिमिलरली अगर वेजिटेरियन की अगर बात करें, तो आपको फिर ये फ्लेक्स सीड है या वॉलनट है, उसमें से वो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। बट फैट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जो हमें याद रखनी है, कि जो सैचुरेटेड फैट है, जिसको हम बटर, चीज वगैरह पनीर वगैरह बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी एकदम लिमिटेड होनी चाहिए। टू बी वेरी प्रिसाइज, उसका जो एनर्जी इंटेक है दैट शुड बी और रादर मस्ट बी लेस देन 10% ऑफ टोटल फैट इंटेक, राइट, बिकॉज वो है वो डायरेक्ट आपको नुकसान करता है, ठीक है। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, these are the macronutrients
Now, coming to the very important part, again, very neglected part in most of the patients that we are seeing in their diet is fruits. ठीक है, तो जो फ्रूट जो है वो आपको पता होगा सबको कि एक सेइंग है, ओल्ड सेइंग इज देयर दैट an apple a day keeps doctor away. So it holds very true even today in any patient, not only in diabetic, right? So एक फ्रूट आपको दिन में खाना है कंपलसरी. आमतौर पे जो डायबिटिक वाले पेशेंट है उसको हम सारे फ्रूट्स अवॉइड लेने को नहीं बोलते, बिकॉज as you know that summer is coming in Gujarat or all over world, probably it's a time of mango season that we see, right? तो मैंगो का सबको एक लगाव होता है, मुझे खुद को है, आप लोगों को भी होगा. So most of the time the fruits are having very good amount of sugar in it, कार्बोहाइड्रेट उसमें ज्यादा होता है. ठीक है, तो अगर हम कोई फ्रूट ले रहे हैं तो उसको मॉडरेशन में लेना है, कम क्वांटिटी में लेना है. ठीक है, सो अगर आप अच्छे से कंट्रोल में डायबिटिक हो तो यू कैन कंज्यूम एन एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, पपाया, ठीक है, एंड गुआवा, पेयर, ये सब फ्रूट्स आप ले सकते हैं. बट आमतौर पे मैं मेरे पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि आप जो है वो फ्रूट जो है वो आप आपके मेजर मील के साथ ना ले, मतलब लंच या डिनर के साथ ना ले, क्योंकि हमने देखा गया है कि फ्रूट के बारे में एक सिस्टम है ऐसी कि यहाँ पे एटलीस्ट गुजरात में कि आप खाना खा लेंगे उसके बाद फ्रूट डिश सर्व की जाएगी. ठीक है, खाने में ऑलरेडी आप सारा कैलोरी जो आपकी नीडेड है वो ले चुके हैं, तो उसके बाद जो फ्रूट की कैलोरी है उसकी बॉडी को एटलीस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ले रहे हो अलग बात है. ठीक है, सो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज यू शुड बी टेकिंग द फ्रूट्स इन बिटवीन योर मील, राइट? ठीक है, जैसे आप अगर 1-2 बजे आपने लंच लिया है, 7-8 बजे आप डिनर लेने वाले हैं, तो शाम को 4-5 बजे का जो टाइम है जिसमें सारी फालतू चीजें खाने की आदत होती है, चाय बिस्कुट लिया जाता है, चवाणू वगैरह लिया जाता है, ऑलमोस्ट ये जो रेडीमेड पॉप खाते हैं लोग, ऑफिस में बैठे बैठे सैंडविचेस मंगा लेते हैं, ये सब चीजें जो 4-5 बजे करते हो तो वो उसको आप बंद कर दो और शाम को 4 बजे आप फ्रूट खाइए. ठीक है, और कम क्वांटिटी में खाइए. अगर आप कंट्रोल में है तो आप आधा मैंगो भी अगर डेली खाओगे अगर शाम को 4 बजे, तो वो कैलोरी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी, कहीं भी आपका शुगर बढ़ाएगी नहीं. तो इट्स वेरी सिंपल थिंग कि फ्रूट अगर खाना है तो लंच और डिनर के बीच में का टाइम में खाइए, उसके साथ और कुछ मत खाइए, हाफ क्वांटिटी में खाइए और कंपलसरी खाइए. फ्रूट्स इज ऑलवेज 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 टू बी कंज्यूम्ड एटलीस्ट अ डे. ठीक है, दिन में एक बार आपको खाना है, राइट? सो मेजर थिंग जो आ गई है अपना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फ्रूट्स. ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट जो है, ऑब्वियसली जो डेयरी प्रोडक्ट हम लेना चाहेंगे, डेयरी प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए क्योंकि उसमें भी अच्छी मात्रा में मिनरल्स और बाकी के विटामिन हमें मिलते हैं, प्रोटीन भी उसमें से मिलता है. तो डेयरी प्रोडक्ट जो है सारे, उसमें हमें लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट हमें जितने हो सकते हैं उतने आपको पसंद करने हैं खाने के लिए. एंड फर्स्ट जो हमने चीज बोली थी कि पानी का जो इंटेक है आपका वो स्पेसिफाइड होना चाहिए. क्योंकि अगर एक ही सिंपल एग्जांपल दूं कि जो चलो अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अलग बात है, बट जो कोविड के पहले के टाइम की जो बात हुआ करती थी, जो कॉर्पोरेट वर्कर हुआ करते हैं, जो ऑफिस में मीटिंग ये वो प्रेजेंटेशन इसमें से भागा करते हैं, वो दोपहर को अच्छे से खाना नहीं खा पाते या ऑफिस के टाइम पे अच्छे से पानी नहीं पीता है, तो वो जो रात को जब घर पे आता है, ही इज सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज कि वेदर ही इज थर्स्टी और ही इज हंग्री. तो क्या हो जाता है कि शाम को इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि पानी रह जाता है साइड में, और ऑब्वियसली डाइट्स जो आप खाते हैं उसमें से भी थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है, तो जो थर्स्ट भी है वो भी खाने से खत्म करते हैं और भूख तो लगी है वो भी खाने से ही खत्म करते हैं. तो अननेसेसरी बिंज ईटिंग हो जाती है. रात के टाइम पे आपका शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पानी आपने पिया नहीं है तो एक सर्टेन लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन रहता है, फिर वो खा के आप सो जाते हो. ठीक है, so there is a classical example के if you ignore your thirst, तो उसका जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट आपके बॉडी पे है वो काफी खराब है. ठीक है, तो वो एक ध्यान रखना है. सो दिस आर इन शॉर्ट, ये मैंने जनरल आउटलाइन दी है. इससे ऐसा नहीं कि आप जाके तुरंत आपका ये करना खो वो करना, ये कर दो वो कर दो. ठीक है, बट आप जाएंगे आपके डॉक्टर या डाइटिशियन के पास और आपका खुद का एक वाटर इंटेक देखेंगे, आपका खुद का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट देखा जाएगा, आपका खुद का डेयरी प्रोडक्ट आपका दिन में क्या कैसे चल रहा है वो देखा जाएगा, और आपका जो खुद का एक फ्रूट जो डेली लेना चाहिए, कौन कौन से फ्रूट आप कब लेंगे, कितनी क्वांटिटी में लेंगे, ये डायबिटिक को ही ये सब लेना है. ऐसा नहीं कि डायबिटीज हो गया तो फ्रूट खाएंगे ही नहीं, ये करेंगे ही नहीं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल आउटलाइंस रिगार्डिंग
diet in diabetes or rather medical nutrition therapy. I unfortunately थोड़ा लंबा बोल दिया. I hope you will people will get it. But अगर ये तो मैंने ये पूरा संक्षिप्त में बोला है. अगर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर इसकी डिटेल डिस्कशन करने चाहिए तो पूरा दिन अपन को कम पड़े, है कि नहीं? Yes, please. सर आई मस्ट से फॉर्चुनेटली आपने बहुत बहुत अच्छा बताया है. बहुत कम डॉक्टर्स इतना डिटेल्स में बताते हैं. बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल आवर व्यूअर्स, बिफोर यू स्टार्ट योर डाइट प्लान, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर एज डॉक्टर उनटकट सेड. सर, सो फर्दर वन मोर क्वेश्चन. डायबिटीज वाले जो भी मरीज होते हैं उनको यूजुअली कितना व्यायाम करना चाहिए? एक दिन में कितना व्यायाम, कितनी कसरत करनी चाहिए सर? Yes, it is again a very good question. क्योंकि ये एक जनरल चीज तो सबके दिमाग में है ही कि जो भी बंदा जो लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं किया था और डायबिटीज का डायग्नोस होता है तो वो खुद से ही दूसरे दिन वॉकिंग चालू कर देगा या कुछ ना कुछ व्यायाम कर देंगे. कोई लोग टीवी में देख के योगा चालू कर देते हैं. मतलब अपने हिसाब से करते. इट्स गुड थिंग, इसमें कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए हमें. बट अगर हम इसको अगर साइंटिफिक वे से अगर इसको डिस्कस करें कि भाई हाँ, अगर टाइप 2 की पहले बात कर लेते हैं. जो टाइप 2 डायबिटीज वाले अगर आप पेशेंट है और आपको कोई एक्सरसाइज प्रोटोकॉल स्टार्ट करना है, सो इसी प्लेटफॉर्म पे पुराने हमारे फेसबुक लाइव में अगर कोई व्यूअर पुराना है तो उसने सुना होगा मुझे कि अगर टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट का जब डायग्नोसिस होता है तो ये काफी पॉसिबल, अप टू 20-30% ऑफ टाइम इट इज पॉसिबल कि उसको साथ साथ में डायबिटीज का कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन भी आ गया हो. ठीक है. या फिर कभी ऐसा भी पाया जाता है इवन टुडे कि अगर पेशेंट आया था हार्ट अटैक लेके, फिर देखा तो शुगर बढ़ा हुआ था. पेशेंट को तो पता ही नहीं था, ना फैमिली मेंबर को पता था. तो पॉइंट में जो रखना चाह रहा हूं कि भाई आपको डायबिटीज आया है, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. इट्स वेरी वैलिड पॉइंट, बट इट्स नॉट लाइक कि यू जस्ट जंप ऑन डूइंग एक्सरसाइज. ऑलवेज टाइप 2 वाले पेशेंट जो है वो आपका एक बेसलाइन हार्ट का स्टेटस है, लंग का स्टेटस है, आप चेक करेंगे. ठीक है. अभी बेसलाइन में क्या होता है कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहले आपको सिम्टम पूछेगा कि आपको कभी छाती में दर्द होता है, सांस फूलती है या नहीं, ये होता है नहीं वो होता है. अभी बहुत सारे लोगों की एक्टिविटी लेवल ही इतनी कम होती है ना, वो कभी एक फ्लोर भी सीढ़ी चढ़ते नहीं, तो भाई साहब को सांस कहाँ से फूलेगी? अगर उसको हार्ट का बड़ा डिजीज होगा तो भी हो सकता है उसको कोई सिम्टम ना हो. So this is a very tricky situation. You need to unmask any possible कार्डियक डिजीज इन दैट डायबिटीज पेशेंट. और बहुत बार देखा गया, जैसे इससे पहले वाले इसमें भी मैंने बोला है कि पेशेंट को न्यूरोपैथी अगर हो गई है तो पेशेंट को चेस्ट पेन होता है बट पता नहीं चलता, हार्ट में अंजाइना होता है, बाहर कुछ पता नहीं चलता. तो ऑलवेज बेटर टू गेट योर हार्ट चेक. यू चेक योर ईसीजी को. अगर डॉक्टर को लगेगा तो आपको ट्रेडमिल भी करा के देख लेगा आफ्टर सर्टेन आपकी एक एबिलिटी आ जाए उसके बाद. एंड इफ यू आर रीजनेबली श्योर, योर डॉक्टर आर रीजनेबली श्योर कि ना कार्डियक स्टेटस आपका अच्छा है, हार्ट स्टेटस ठीक है, देन यू विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल. ठीक है. ये एक आइडियल चीज हुई. अगर ये आइडियल चीज नहीं है तो इंडिया थोड़ा अपन लोग सब जुगाड़ू लोग हैं थोड़े. ठीक है. तो जुगाड़ क्या हो सकता है इसमें कि भाई अगर आप आज आपका डायबिटीज का डायग्नोसिस हुआ है, आपने लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं की थी, so if you are starting from tomorrow and you don't have time and money to check your heart status, तो आप धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. कैसे धीरे धीरे? के भाई जैसे हमारा टारगेट है कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि 45 मिनट चलना है, so you don't start 45 मिनट डायरेक्टली, you start with 10 मिनट्स, 10 या 15 मिनट्स आप स्टार्ट करेंगे. देखेंगे कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं होता, चलने के बाद थकान नहीं हो जाती, सांस नहीं फूल जाता, हार्ट में कुछ पेन वगैरह नहीं हो रहा है. इट्स नॉट ओनली हार्ट दैट वी सी. अभी जैसे मैंने न्यूरोपैथी की बात बोली. ठीक है. तो अगर न्यूरोपैथी के अगर सिम्टम जैसे हमने पहले बोले थे कि पैर में झंझनाहट होना, कभी कभी सेंसेशन चले जाना, कभी कभी इम्बैलेंस हो जाना. ठीक है. तो ये सब चीजें अगर आप वॉकिंग अचानक से स्टार्ट करते हो तो हो सकता है कि आपको इम्बैलेंस हो जाए, गिरना का एक इंसिडेंस हो जाए गिरने का. तो ये सब चीजें भी हमें दिमाग में रखनी है कि कहीं से अगर आप लो डिग्री ऑफ एक्सरसाइज शुरुआत में करते हैं तो शुरुआत के 5-15 दिन आप सिर्फ मॉनिटर करेंगे कि भाई मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है एंड माय बॉडी इज सपोर्टिंग मी. ठीक है. अगर सपोर्ट कर रहा है तो आप वो 5 मिनट फिर 10 दिन बाद बढ़ाएंगे कि 15 मिनट चल रहा तो 20 मिनट किया, 20 मिनट पे भी आप स्टेबल रहते तो फिर आपने 25 मिनट किया. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर एक्सरसाइज. इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू गेट योर हार्ट चेक. इट इज मैंडेटरी पोर्शन कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसको ये सब चेक करना ही है.
बट कितना भी हम बोल दे यहाँ पे, कितना भी अपने पेशेंट को समझा दे, देयर आर स्टिल सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पेशेंट दे आर नॉट गेटिंग चेक्ड इट प्रॉपर्ली। तो उन लोगों के लिए ये सब हम करेंगे कि धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, अपने आप बॉडी का आवाज सुनेंगे अगर हमें कुछ हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे आप आपका जो 40-45 मिनट्स का वॉकिंग जो आपके डॉक्टर ने आपको समझाया वहां तक जाएंगे, फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में और इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स है, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि खास जो पॉइंट है जी कि सर। कितनी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। तो ऐसा कहा गया है सारे जो रिसर्च है उसमें कि एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक आपको एक्सरसाइज करनी है, अगर वो मॉडरेट इंटेंसिटी है। अगर आप सीवियर इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो 75 to 80 मिनट्स ऑफ पर वीक एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी एक्सरसाइज माने वॉकिंग, नो इट्स नॉट लाइक दैट कि वॉकिंग किया तो आप ठीक हो गए। ठीक है, तो एक्सरसाइज के टाइप्स क्या है और हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, प्रोवाइडेड आपका हार्ट, आपके जॉइंट्स वगैरह सब सही है, बैक पेन का, नी का इश्यू सब सही है, तो मिनिमम हमें 3 टाइप्स की एक्सरसाइज में इंडल्ज होना है। क्या क्या 3 टाइप्स है, अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जिम का एक्सपोजर ले चुके हैं या अलग अलग सोशल मीडिया में पढ़ा जा चुका है कि फर्स्ट थिंग इज स्टेमिना एक्सरसाइज और एरोबिक एक्सरसाइज और कार्डियो जिसको हम बोलते हैं। सो एवरी डे यू विल स्टार्ट आफ्टर वार्मिंग अप योर बॉडी, यू विल स्टार्ट विद कार्डियो। ठीक है, तो कार्डियो क्या क्या है, आप जो वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्कीपिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये सब कार्डियो है। ठीक है, तो जो आपकी टोटल एक्सरसाइज है भाई, जैसे मैंने बोला कि आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, तो ऑलमोस्ट 50% 60% आप आपका कार्डियो करेंगे, तो दैट विल गिव यू गुड स्टेमिना एक्सरसाइज, आपका बॉडी का स्टेमिना, हार्ट का स्टेमिना बढ़ाएगा। कार्डियो हो जाए उसके बाद आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। व्हाट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज गिविंग इनफ रेजिस्टेंस टू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल। जैसे किसी को बाइसेप्स, शोल्डर है, आपका जो अलग अलग एक्टिविटी लेवल है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या आपका जो काम का पूरे दिन का शेड्यूल है, उस हिसाब से जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि इतनी आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, या फिर आपका फिजियोथेरापिस्ट या जिम इंस्ट्रक्टर। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज आल्सो मैंडेटरी अनलेस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो मिनिमम 15 to 20 मिनट्स आफ्टर कार्डियो यू शुड बी डूइंग सम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिससे आपका मसल मास बढ़ेगा। तो कार्डियो क्या करता है कि कार्डियो जितना भागोगे उतना ही कैलोरी बर्न करेगा। अगर आपने मसल मास एक लेवल का प्रोड्यूस किया है, प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग इनफ प्रोटीन, याद रखिएगा हमने प्रोटीन की बात की है, अगर आपने अच्छे से प्रोटीन लिया है और आपका मसल मास आप बिल्ड कर रहे हो, तो वो जो मसल मास है वो इवन एट रेस्ट, इवन एट योर बेसल लेवल, वो एक मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा आपका बॉडी का और एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। तो ये एक अगर हम इसको आज के इकोनॉमिक्स फाइनेंस की भाषा में बात करें, तो आप तो खुद पैसे कमाते ही हो, बट आप म्यूचुअल फंड में यहाँ वहां इन्वेस्ट करके आपके पैसे को भी बोलते हो आपका पैसा और कमा के थे। तो ये ऐसी बात होगी कि आपने कार्डियो किया, वो आपने पैसा कमाया, बट अभी आपने मसल बना लिया है, तो वो बैठे बैठे और एनर्जी एक्सपेंडिचर करेगा। इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपको कंपलसरी करना है, हो सके तो सारे दिन करना है, अगर नहीं हो सकता है तो वीक के 3 से 4 दिन तो आपको करना है। एंड देन कम्स द स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग में जैसे योगा है, पूरे विश्व को भारत ने ये गिफ्ट दिया है, तो योगा इज द बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अगर आपको योगा नहीं फॉलो करना चाहते तो अलग अलग ग्रुप ऑफ मसल के जो स्ट्रेचिंग प्रोटोकॉल्स है, अगर जहां पे भी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो उसके आपके इंस्ट्रक्टर आपको समझाएंगे। तो आप स्टेमिना कार्डियो करेंगे, फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, देन स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद एक आपका एक्सरसाइज प्रोटोकॉल खत्म होता है। सो रिमेंबर, इट्स नॉट ओनली वॉकिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला एक आइडियल चीज हुई, प्रोवाइडेड जो मिडिल एजेड डायबिटिक पेशेंट है, ये सब करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिन जिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी नी में पेन था, बैक में था, यहाँ दुखता था, वहां दुखता था, गेट योर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन डन। आप देख लो अगर कहीं पे ऑलरेडी कोई डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप ये डैमेज के साथ अगर ये एक्सरसाइज में इंडल्ज हो जाते हो तो हो सकता है डैमेज एग्रावेट हो जाए। तो जस्ट मेक श्योर, जैसे हार्ट को चेक करना जरूर था, ऐसे अगर कहीं पे बॉडी पे आपको पेन है तो गेट अ कंसल्टेशन डन, चेक इट, इफ एवरीथिंग इज फाइन तो डॉक्टर ही बोला कि भाई आप कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, देन डू इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे नी में पेन था, डॉक्टर 15-20 साल से बोल रहा है, आप 20 साल से नहीं कर रहे हो। ठीक है, गेट इट चेक, चेक इट,
and conclude it and then do exercise according to your current status. ऐसा नहीं है कि सबको सब एक्सरसाइज करनी है, आपको कुछ मॉडिफाइड प्रोटोकॉल भी मिल जाएंगे, आपको थोड़ा हल्के लेवल का प्रोटोकॉल मिल जाएगा, आपको ऐसा कुछ सिखा दिया जाएगा कि आपका पेन एग्रावेट ना हो, आपका जॉइंट में जो दिक्कत है वो एग्रावेट ना हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग रिगार्डिंग एक्सरसाइज इन टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज की अगर बात करें तो उन सबको भी एक्सरसाइज जरूरी है, करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट दे आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपोग्लाइसेमिया ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और अगर आपका अनकंट्रोल्ड टाइप 1 है और आपने एक्सरसाइज किया है तो यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कीटोएसिडोसिस आल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो टाइप 1 वाले पेशेंट है, दे आर फार much experience in monitoring the sugar specifically before exercise। जो एक्सरसाइज से पहले उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थोड़े खाने हैं, एक्सरसाइज में क्या ध्यान रखना है, क्या सिम्टम है हाइपो के, क्या सिम्टम है डीके के, ये सब उन लोगों को पता है। अगर पता नहीं है और आप करना चाहते हो तो गो टू योर डॉक्टर, सिट विथ इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिगार्डिंग हाइपोग्लाइसेमिया एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, sugar monitoring, and then start exercise for type 1 diabetes. Yes, thank you. Wonderful, sir. So, sir, next question is, would you please elaborate on de-addiction? Yes, okay. So, as this lifestyle thing is going on, ऐसा नहीं है कि आपने शुगर कंट्रोल कर लिया अच्छे से, आप डाइट भी फॉलो कर रहे हो और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, बट आप पूरे दिन में 10-20 सिगरेट पी रहे हो, सो दिस इज नॉट डन, राइट। अगर आपको कोई एडिक्शन है और अगर आप वो एडिक्शन को एड्रेस नहीं करते हो, उसको कम करना या फिर उसको बंद करना या उसको रिप्लेस करके कैसे धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलना, दैट इज नोन एज डी एडिक्शन। अगर वो डी एडिक्शन हम नहीं करते हैं, सो इट इज पॉसिबल कि आप अच्छे से अच्छे शुगर कंट्रोल में है फिर भी आप हार्ट अटैक लेके आ जाओ, ठीक है। तो कुछ फायदा नहीं हुआ भाई, ये तो मतलब कुल मिला के हमने ये सब ये कर दिया, ठीक है। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पेशेंट, those who are diabetic, or for those who are having any disease or those who are not having any disease, but if you are addicted to any smoking, alcohol, tobacco, please go to your consultant, ask them कि सर मुझे ये छोड़ना है, please help me, ठीक है। तो कौन से डॉक्टर है जो इसमें हेल्प करते हैं? ऑब्वियसली आपके फैमिली डॉक्टर है जो आपसे क्लोज है, दे विल ऑब्वियसली हेल्प यू। बट जिसका एडिक्शन काफी हाई लेवल का जो है, उन लोगों को जनरली एडिक्शन सेंटर है जो साइकियाट्रिस्ट चलाते हैं आपके एरिया में, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक ही चीज हमें चाहिए, वो है आपका खुद का डेडिकेशन। इफ यू आर नॉट इंस्पायर्ड टू लीव द और क्विट द एडिक्शन, देन कितना भी डॉक्टर कितना भी ना समझा ले, अच्छे से अच्छे डी एडिक्शन में डाल दे, प्रोग्राम में डाल दे, काउंसलिंग कर दे, रिप्लेसर दवा दे दे, च्युइंगम दे दे, कुछ भी कर दे, पेच लगा दे, तो आप वापस थोड़े दिन बाद करने वाले हो। सो द पॉइंट फॉर डी एडिक्शन, कंक्लूडिंग पॉइंट, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी टाइम ले चुके हैं, कि भाई डी एडिक्शन नहीं करते हैं तो ये सब चीजें आपका दिस गोज इनटू वेन, राइट। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो ऑलवेज 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 वॉट एवर लेवल ऑफ एडिक्शन यू है, सर मैं तो 2 सिगरेट पीता हूँ, क्यों भाई 2 क्यों पीते हो? सर हमारे तो 1 पैकेट चाहिए, ठीक है। ये सब वाले भी जो लोग हैं, सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि इफ यू आर नॉट चेकिंग योर लीवर, अगर आपका फैटी लीवर है कि नहीं, आपने फाइब्रोस्कैन किया है कि नहीं, even that 1 pack can also be harmful to you। there are enough data and evidences कि 1 pack लिया पेनक्रेटाइटिस हुआ और गंदा रिजल्ट आ गया। सो इट्स नॉट लाइक कि 1 पैक में सू था। ये जो ट्रेडिशनल पेशेंट बोलते हैं सर एक ही लेता हूँ, ये नहीं करना है हमें। So any addiction you are indulging right now, always go to your doctor and take best possible help for de-addiction. If you are not taking this, then everything is futile. So any addiction is not a good addiction like this. All right. So how to control your stress level? Diabetes में जैसे आपने पहले बताया कि डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस, वो तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा तो कभी भी शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा। बट शुगर पेशेंट को मोस्टली डायबिटीज की वजह से भी शुगर होता है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल दैट स्ट्रेस लेवल? Yes. So as we have overshooting the time, we'll just go very quickly now कि देखो स्ट्रेस का आजकल ऑलमोस्ट बहुत सारे डिजीज के साथ कनेक्शन पाया गया है, बिकॉज
whether you believe or not, almost every individual is stressed at least somewhere in the day. Probably वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में है या पर्सनल लाइफ में है, कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सबको तो स्ट्रेस होता ही है कुछ ना कुछ। अनफॉर्चुनेट चीज ऐसी है इसमें कि ये जो स्ट्रेस है, इट्स नॉट ऑलवेज द पर्सन हु कम टू नो दैट आई एम स्ट्रेस। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कलीग आपको बोलेगा या लाइफ पार्टनर बोलेगा, आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई बेटा तू आज थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है, आपको पता ना हो आप सिर्फ कोई चीज में इतने घुसे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब जो स्ट्रेस वाली जो चीजें है वो क्या करती है कि दे इनिशिएट सर्टेन they increase certain level of hormones in your body and most of those hormones increases blood sugar, ठीक है। सो इट्स नॉट डायरेक्टली जो स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो जाता है, बट स्ट्रेस अगर आप क्रोनिकली मतलब लंबे टाइम से स्ट्रेस्ड हो तो ऑब्वियसली आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी एक तो थोड़ी ज्यादा है। प्लस अगर आप डायबिटिक हो और आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो आपका जो ओवरऑल कंट्रोल है वो कंट्रोल में इफेक्ट आने की, नेगेटिव इफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। So it is a very big thing if you can address this stress. So to address it, as I just said, कि आप you should know that you are stressed. अगर आप पता चल जाता है कि आप स्ट्रेसफुल हो, आपके डॉक्टर बोलते हैं, फैमिली मेंबर, कलीग बोलता है, तो ऑलवेज बी ओपन टू दिस थिंग। अगर कोई, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि तू क्यों इतना स्ट्रेस लेता है, अरे मुझे तो कुछ नहीं है। ये एक जनरल ह्यूमन नेचर होता है, मेरा भी होता है अगर मुझे भी कोई बोलेगा तो। सो इफ एनीवन इज सेइंग यू इज पॉइंटिंग यू आउट दैट यू लुक स्ट्रेस्ड, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि हाँ भाई आप ये प्रोफेशनल लेवल पे ये काम पे आप अटके पड़े थे, बॉस ने कुछ बोल दिया था, टारगेट अचीव नहीं हुआ था, वाइफ से तू मैं हो गई थी, पेरेंट्स से, मतलब दिस आर वेरी रूटीन थिंग जिससे आप स्ट्रेस्ड हो सकते हो। इससे काफी बड़े, जैसे कोविड-19 है, पूरी दुनिया स्ट्रेस में पड़ी है, ठीक है। काफी बड़े छोटे स्ट्रेस होते हैं, तो ट्राई टू कीप योर माइंड्स ओपन ऑलवेज टू ऑल दिस सिचुएशन। इफ पॉसिबल एनालाइज योरसेल्फ, अगर कोई और बोल रहा है तो उसको सुनो, ट्राई टू एनालाइज इट, ट्राई टू गो टू योर डॉक्टर कि सर ये चीजें हो रही है अभी मेरे साथ, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल है कि एंग्जियोलाइटिक एजेंट तो डॉक्टर कभी कभी देते हैं, बट अगर अभी लाइफस्टाइल का हमारा टॉक चल रहा है तो लाइफस्टाइल में हम ऐसा क्या करें कि वो स्ट्रेस को ये कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं यही देना चाहूंगा कि आप कुछ लोग तो देखेंगे कि घर पे झगड़ा हुआ था, वो ऑफिस में उसका मूड बड़ा बिगड़ा हुआ है, ऑफिस में झगड़ा हुआ था, कुछ तू मैं हो गए तो घर पे बरस रहा है। तो ये जो एक बिहेवियर है अपना कि यहाँ का गुस्सा वहां पे, वहां का यहाँ पे, ये इसको कंट्रोल करना है। तो ऑब्वियसली यू ऑल आर अडल्ट्स, ठीक है, आपको हो सकता है गुस्से में माइंड कंट्रोल ना हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू वुड लाइक टू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड, ठीक है। तो इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि ये कंट्रोल हमें मिले। ऑब्वियसली इसके लिए जो मेडिटेशन है, योगा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर जैसे हमने स्ट्रेचिंग में भी योगा बोला तो ये ड्यूअल एडवांटेज हो गया कि बॉडी में अच्छे से स्ट्रेचिंग देगा तो एक एक्सरसाइज तो हो ही गई अपनी, बट आपके माइंड में वो जो सर्कुलेशन देगा। मेडिटेशन अगर जब आप करेंगे, प्राणायाम वगैरह आप करेंगे, तो ऑलवेज इट्स गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। आप आपका माइंड को अच्छे से काम कर सकोगे। थोड़ा आपको जो रेगुलरली योगा करते हैं उसको पता है कि व्हाट अ पॉजिटिव इंपैक्ट इट गिव्स यू, राइट। सो ट्राई टू इंडल्ज योरसेल्फ इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। सेकंडली, कितना भी स्ट्रेस आप कहीं पे क्यों ना, चाहे वो पर्सनल था प्रोफेशनल, जब भी आप वो सिचुएशन से बाहर निकलते हो तो आपको माइंड को ट्रेन करना कि भाई ऑफिस का ऑफिस में खत्म, या अनफॉर्चुनेटली वो घर में था तो घर का घर में खत्म, तो हम ऑफिस में फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये एक सेग्रीगेशन जो है, तो अपने माइंड को वहां तक हमें ले जाना है कि इसको हम सेग्रीगेट कर सके। फिर ऐसा ना हो कि वो लंबा खिंचता जाए खिंचता जाए खिंचता जाए और फिर आपके हेल्थ के ऊपर आ जाए, राइट। थर्ड थिंग, जो आपकी हॉबीज है, आप हॉबीज में इंडल्ज कीजिए। किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को ट्रैवलिंग, चलो अभी ट्रैवलिंग अभी छोड़ दो, बट जो भी आपकी हॉबीज है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप इंडल्ज करें। ट्राई टू टेक टाइम आउट कि हाँ ये अगर ये करता हूं तो मुझे खुशी मिलती है, तो वो करो, ठीक है। अगर डे टू डे एक्टिविटी में कर सकते हो तो करो, स्पेसिफिक डेज पे करो, या एटलीस्ट स्ट्रेस रहते हो तो ये करो ही करो। दैट विल गिव यू ऑटोमेटिकली अ पॉजिटिव एनर्जी, और आप जो स्ट्रेस वाला एटमॉस्फेयर था उसको आप धीरे धीरे भूल सकोगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये एक काफी स्टिग्मा जैसा अभी भी है आज के टाइम पे कि अगर हम साइकेट्रिस्ट का रेफरेंस मांगते हैं, सो इट्स नॉट ऑलवेज साइकेट्रिस्ट रेफरेंस पागल लोगों के लिए होता है। इनकेस
many are even medical professionals also to take an opinion of psychiatrist के सर मैं अभी थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, थोड़ा पता नहीं डिप्रेशन सा भी आ रहा है, सो काउंसलिंग, साइकोथेरापी, साइकोफार्मेकोथेरापी, कुछ कुछ गोलियां, दीज आर द थिंग्स टू हेल्प यू ओनली, ठीक है। तो अगर आपका ये सब चीजों से नहीं कंट्रोल होता है तो शॉर्ट टर्म का काउंसलिंग एंड दिस गिव्स यू वेरी बिग बूस्ट एंड मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस आर शॉर्ट लिव्ड, राइट। अगर अगर आप आपके माइंड से कंट्रोल नहीं करते हो तो ये सब चीजों की हेल्प लेके आप कंट्रोल कर सकते हो। सो ट्राई always to distress yourself with yoga, pranayam, meditation, your hobbies, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, ट्राई टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी, क्योंकि दुनिया में आए हैं इंसान है, अगर दो इंसान साथ में है, चाहे फिर वो प्रोफेशनल पे है, पर्सनल लेवल पे है, दोनों कितने भी जैसे बोलते हैं ना कि एक जैसे हो, कहीं ना कहीं तो वो डिफरेंस आता ही है, कभी वो बढ़ता भी है, कभी झगड़ा होता भी है, कभी तू में अनबन हो ही जाती है। तो ये एक्सेप्ट कर लेना, हो गया तो हो गया, चलो बात खत्म हो गई। अगर वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकले तो चलो बैठ के चाय पी लेते हैं। तो हर बार इतना सिंपल नहीं होता, बट ट्राई टू कीप इट सिंपल। अगर जितना भी ये सिंपल रख पाओगे तो यू विल ट्राई टू डिस्ट्रेस योरसेल्फ एडिक्वेटली, तो ये सब चीजें कंट्रोल में आ जाएगी, है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑलराइट, सो मे आई प्लीज हैव व्यूअर्स क्वेश्चंस प्लीज। Alright, so Prima is asking, sir, does being overweight cause diabetes? Should one follow a low carb diet in diabetes? यस, तो जो हम हाई रिस्क पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे, जब प्रिवेंशन वाला क्वेश्चन आया था, तो तब मैंने बोला था कि ओवरवेट ऑब्वियसली इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज, ठीक है। जैसे अगर इंडियन ओबेसिटी एशियन क्राइटेरिया जो है उसमें अगर आपका बीएमआई 23.5 के ऊपर आता है तो यू आर कंसिडर टू बी ओवरवेट एंड देन ओबेसिटी ग्रेड 1 2 3। तो ओवरवेट इज अ डेफिनेटली वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। सेकंडली, जैसे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, जैसे मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने 5-6 नोट्स आपको बताई इससे पहले, तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ऑब्वियसली इट हेल्प्स, राइट, बट पॉइंट जस्ट आई वांट टू पुट फॉरवर्ड ओवर हियर एट दिस मोमेंट इज कि अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जाते हो तो ट्राई टू बी अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ मेडिकल कंसल्टेंट, डाइटिशियन एंड डॉक्टर। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है या जो स्पेसिफिक डाइटरी प्लान्स है वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। उसका एक एडिक्वेट मॉनिटरिंग जरूरी है, उसका कोई डिसएडवांटेज ओवरऑल आपके फिजिक के ऊपर नहीं गिर रहा है। और लो कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले रहे हो तो उसके साथ साथ प्रोटीन फेट का रेशियो क्या कर रहे हो जिससे आपका ओवरऑल जो नीड है वो ठीक हो रहा है, वो सब चीजें जानना जरूरी है। So you should follow low carb diet provided your medical consultant allows you and you are an ideal candidate for it. So आप खुद से वो चालू नहीं कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस चीज है, अगर आप 4 से 5 रोटी खाने के आदी हुआ करते थे और आपने वो एक रोटी कर दी या ऑल टुगेदर आपने रोटी खाना बंद कर दिया है तो हफ्ते बाद आपका वेट कम होने ही वाला है। दैट इज ऑब्वियस, बट उसका ये मतलब नहीं कि आपने तीर मार दिया, हो सकता है वो जाके आपको फ्यूचर में नुकसान कर दे। सो यू ट्राई टू बी अंडर सुपरविजन फॉर एनी ऑफ द डाइट प्लान इफ यू आर टेकिंग। Very true, very true. So, another question from Vrunda Upadhyay. Hello, sir. I want to know if stress and diabetes is linked and how. Yes, I think in de-stressing, I just mentioned that any sort of stress, short-term stress, long-term stress, they increases certain hormones in your body, and most of these hormones increases the blood sugar. अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो भी एक शुगर आपका बढ़ा सकता है, जिसको हम स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। और अगर आप डायबिटिक हो तो अगर आप कंट्रोल में थे तो आपको अनकंट्रोल कर सकता है, आपके मेडिसिन का डोज बढ़ा सकता है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ hormonal excess, those hormones which increases glucose level in your body while you are stressed. Yes, they do link like this. Thank you. Thank you, Vrunda. Jackson, in the current situation of corona and work from home, how can we alter our lifestyle to stay medically healthy and such? Wonderful session, Yes, by so the way, sir. this is a very good question and thanks for appreciation also. See, जैसे ये जिम जाना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीजें जब कोविड नहीं था तब भी बहुत सारे लोग नहीं करते थे। तो अभी तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आज मैंने बोला और कल से बहुत सारे लोग चालू कर दे, क्योंकि बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा पड़ा है।
कर्फ्यू लगा पड़ा है, लॉकडाउन लगे हुए हैं, सो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू गो आउट एंड अज्यूम योर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, राइट? सो ऑब्वियस चीज है। तो ये सब चीजें अभी आपको घर में या आपकी सोसाइटी में जहां पे फिजिबल एरिया है, यू नीड टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर टू अदर्स आल्सो, वहां पे करना है। तो दैट्स फाइन। जैसे आप वॉकिंग जो आप लंबे लंबे ट्रैक में गार्डन में करा करते थे, वो आप अगर आपका खुद का हॉल है, भले ही 50-60 फुट का हो, तो वहां पे भी आप लगवा लो, आधा घंटा चलोगे तो वो भी 3-4 हजार स्टेप हो सकते हैं। तो दिन में 2 से 3 बार अगर आप कर पाते हो टाइम निकाल के, सो इट इज वेरी गुड थिंग। देन रिगार्डिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जैसे सिंपल चीज थे कि अगर आप डंबल्स वगैरह कुछ यूज करना चाहते हैं तो डंबल्स आप रख सकते हैं। अगर डंबल्स नहीं कर सकता है तो देशी कसरत जो है हमारी, जैसे पुशअप्स वगैरह था, ये सब चीजें भी आपको एडिक्वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देगी। यू कैन आस्क योर इंस्ट्रक्टर के आपको वो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल समझा दे कि कोई भी मशीन के बगैर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बगैर भी ये सब चीजें आप घर पे आपके रूम में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज योगा, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग, इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू डू एट योर होम। सो इन दिस सिचुएशन, जो भी हमने इतनी बड़ी 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 बातें बोली, सब वो सब आपको घर में करना है। सबके मशीन के अल्टरनेटिव, इंस्ट्रूमेंट के अल्टरनेटिव आपको घर में ही सजाने हैं। अगर आप डंबल रख सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर डंबल्स नहीं रख सकते तो देसी एक्सरसाइज करके ये सब चीजें करनी है। बट यस, इन कोविड-19 टाइम वी आर गोइंग टू डू दिस इन होम ओनली। Thank you, Jackson. James is asking, hello doctor. Pre-diabetes is considered a reversible condition. Is that true? इट इज वेरी मच ट्रू। जैसे अगेन ये प्रिवेंशन वाला जो क्वेश्चन था उसमें ऑलरेडी आंसर कर दिया गया है, बट with lifestyle modification it is very much true. Forget about pre-diabetes, we do have a certain data that even diabetes, early phase of diabetes is also reversed. Only issue which we are facing practically, forget data now, practically अगर हम डिस्कस करें कि जो पेशेंट डायबिटिक हो चुका था, जिसका फास्टिंग 200 के ऊपर, खाने के बाद का 250-300 जा चुका था, जिसका HbA1c 8-9 हो चुका था, ठीक है, ऐसे पेशेंट भी, ठीक है, आमतौर पे कहा जाता है कि अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हो तो HbA1c 0.5 से लेके 1% तक आप कम कर सकते हो। बट देयर आर सर्टेन इंस्पायर्ड इंडिविजुअल्स, बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन देयर लाइफ दे हैव बीन वेरी फिट, वेरी हेल्दी, एंड there are many examples are there in the COVID-19 pandemic के जैसे पैंडेमिक चालू हुआ, लॉकडाउन हुआ और लोगों का रूटीन छूट गया। जैसे अभी भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि बाहर नहीं, घर पे कैसे, तो बहुत सारे लोग की एक्सरसाइज बंद हो गई, घर बैठे बैठे क्या करे, खा लिया जाए, खाना बढ़ गया। तो ये सब चीजें जो जिसको हुई थी, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल, प्लेंटी ऑफ पेशेंट्स अवेलेबल के जो हाई शुगर लेवल पे चले गए थे। उसने देखा कि ये मेरा रिपोर्ट है, हाउ दिस इज पॉसिबल, आई हैव बीन लाइक फिट पर्सन फॉर ऑल ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो वो 40-50-60 साल के होने के बावजूद उसने एक लेवल का सुपरविजन के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया। अगेन जो एक्स्ट्रा चीजें आई थी वो कट 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 धीरे 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 निकाल दी without any medicine. Those patients are having HbA1c 5.5, 5.6, fasting of 90, prandial of 120. So it is a very much reversible. प्री डायबिटीज तो है ही है, बट अगर अर्ली डायबिटीज अगर अच्छे से ट्राई करना चाहो, प्रोवाइडेड क्या होता है कि इसमें एक ही प्रैक्टिकल इश्यू जो मैं डिस्कस कर रहा था कि इसको मेंटेन करना, क्योंकि एक बार कंट्रोल आ गया तो ऑब्वियसली थोड़ा डॉक्टर भी रिलैक्स होगा कि नाउ इज फाइन, और पेशेंट भी थोड़ा रिलैक्स होगा कि यार ये सब चीजें जो मैं खाया करता था ये मेरी पसंदीदा हुआ करती थी। अब कितना रेजिस्ट करोगे उसको? 6 महीना आपने नहीं टच किया, 12 महीना नहीं किया, बट इट्स ह्यूमन नेचर, एक टाइम तो आएगा ही आएगा कि आपको वो खाना है, ठीक है। तो खाना है, सबको खाना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बट वो कंट्रोल फिर भी रखना है कि आपको वो सेटिस्फेक्शन भी मिले कि आपने खा लिया और एट द सेम टाइम वो एक्सेस भी ना हो जाए। तो ये जो बैलेंसिंग है, वो बैलेंसिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल, इवन फॉर डॉक्टर। So for that, if you are in touch with your consultant, if you are in touch with your dietitian, if you are monitoring yourself properly, no doubt अगर आपका शुगर कंट्रोल हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि चलो छोड़ दिया, एक जमाने में डायबिटीज हुआ करता था हम तो निकल गए, ऐसा नहीं है। फिर भी आपको 2-4 महीने मॉनिटर करना है टू कीप दैट इंस्पिरेशन लेवल हाई, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें करते हैं तो प्री डायबिटीज तो इजीली रिवर्स हो जाता है। Amazing. Next question, please. Rahul, hello doctor. What if blood sugar drops down during the exercise?
ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, एक्सरसाइज जो डायबिटीज वाले लोग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक चीज ये है कि उन लोगों का एक मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है, वो काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज करने पे इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ब्लड शुगर डाउन तो होता ही है, बट अगर वो 70 से नीचे, 60 से नीचे चला जाता है तो वो हाइपोग्लाइसेमिया मैनिफेस्टेशंस ला देता है। सो दोज हु आर डूइंग एक्सरसाइज, दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि एक्सरसाइज से पहले आपको हल्का सा पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेके जाना है, सो दैट व्हाइल यू आर डूइंग एक्सरसाइज कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज यू हैव ईटन इट इज गोइंग टू हेल्प यू देयर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप इंसुलिन पे है, कोई हाई डोजेज पे है, अगर आपको किडनी इश्यूज है, अगर हाइपोग्लाइसेमिया पिछले 1-2 महीने में हुआ है और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो यू ऑलवेज मेक अ हैबिट टू चेक बिफोर एक्सरसाइज। अगर आप लोअर रेंज में ऑलरेडी आ चुके हो तो आपको इनफ एनर्जी ले लेनी है पहले, शुगर को मॉनिटर करके नॉर्मल होने देना, देन यू नीड टू डू एक्सरसाइज। सो दिस ऑल आर प्रिवेंटिव मेजर। बट अगर एक्सरसाइज होते होते अगर आप हाइपो में चले जाते हो तो ऑब्वियसली यू विल स्टॉप होल्ड योर एक्सरसाइज एट दैट मोमेंट ओनली, यू विल टेक सिंपल शुगर इमीडिएटली। अगर अगर आप अब जिम में है, घर पे आधा चमची 1 चमची आपका टंग के ऊपर आप शुगर ले लेंगे, वो इमीडिएटली एब्सॉर्ब कर लेंगे। चेक योर शुगर आफ्टर 15 मिनट्स, इफ इट इज फाइन, एटलीस्ट वो टाइम पे आप एक्सरसाइज अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे जो हमने ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी बोली है, वो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी के साथ आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, next question, please. Samuel, why is it okay to eat fruits when it's full of carbohydrates? How much fruit can one eat? Yes. So again, a very good question. Most of the things been covered in our diet portion regarding fruit, but it's a very logical question you asked, because almost all fruits are full of carbohydrate, and I deliberately didn't go in much of the science while discussing carbohydrates. Now I have to discuss it because of your question. Is you need to understand two terminology. One is glycemic index and one is glycemic load. So what is glycemic index and glycemic load? They are nothing but the measurement of the carbohydrates in a particular food, which carbohydrates they are going to, after consumption in your body, they are going to increase blood sugar. So glycemic index क्या है? Glycemic index ऐसा है कि जो कार्बोहाइड्रेट आपने लिया है, वो कार्बोहाइड्रेट से कितनी शुगर आपकी बढ़ेगी। अगर वो ज्यादा शुगर बढ़ाता है तो उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, अगर वो मीडियम शुगर बढ़ाता है तो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और कम बढ़ाता है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट इन अ फूड, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स कम्स इन द मिडल glycemic index, except watermelon and few other sweet, they are in higher side, right? So even in mango is having glycemic index around 55. So any glycemic index less than 50 is low glycemic index, 50 to 65 70 is middle, and more than that is high glycemic index. तो ये फ्रूट जैसे है ये मिडल ग्लाइसेमिक इंडेक्स में है। बट अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्लाइसेमिक लोड। तो व्हाट इज ग्लाइसेमिक लोड? ग्लाइसेमिक लोड द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर फूड। तो वो जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर है, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं कि ये जो अपना वाटरमेलन है उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में वेरी इजीली रिजल्ट हो जाता है। बट एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है वाटरमेलन वो काफी लो है, उसकी वैल्यू 10 से कम है। तो ग्लाइसेमिक लोड में इफ इट इज लेस देन 10 इट इज लो, 10 to 20 it is medium, more than 20 it is high glycemic load. So watermelon is a very classical example where the carbohydrate in watermelon is having very high glycemic index but the glycemic load is very low. So you can consume watermelon because अगर आप 100 ग्राम भी वाटरमेलन लेते हो तो उसके अंदर 5 से 6 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ओवरऑल जो कैलोरी और शुगर उससे मिलता है काफी कम है। इंस्पाइट जो भी मिलता है वो पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है फिर भी। सो इन मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स दिस इज द थिंग। सो एनी मीडियम glycemic index fruit who is having low glycemic load, or any low glycemic index fruit who is having low to medium glycemic load, you can consume. So most of the fruit comes in it, but always remember, since the glycemic index is high, if you are taking in more quantity तो automatically glycemic load will increase. Slightly tricky हो गया, but the thing is कि any fruit you need to take, you take in moderation. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपको मैंगो लेना है तो आधा लेना है,
ठीक है, और वो कब लेना है कि जब आपने बाकी कोई कैलोरी कंज्यूम नहीं की है, एट दैट टाइम इफ यू विल टेक इट, इट इज वेरी गुड थिंग, इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर शुगर। सो इन मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे फिर वो एप्पल है, चाहे वो पपाया है, वाटरमेलन है, आपका ये जो मैंगो की बात की हमने, ऑरेंज की बात की, गुआवा की, पेयर की बात की, ये सब चीजें आप कंज्यूम कर सकते हैं। So the glycemic load is most of the time low, glycemic index in middle part, so in moderation you should always take, rather you must take fruit, right? So ये जो हमने पहले डिस्कस किया था वही चीज यहाँ पे है, but always consider if you can glycemic index and glycemic load of a particular food if you want to see the exact amount of carbohydrate and the possible impact on your sugar. I hope this will answer your question. Absolutely, sir. Harsh Bhavsar, hello, Dr. Natkar. I have a question about sugar-free products. If something is labeled sugar-free, can it be consumed as much as one likes? ना, सो जो मार्केट में जो शुगर फ्री चीजें मिलती है, सो इट्स नॉट, या इट इज एक्चुअली वेरी वेरी लो शुगर, और दे आर आर्टिफिशियल स्वीटनर, समटाइम वी से, और अल्टरनेटिव्स वी लेबल इट एज अ, सो यू कैन टेक इन अ डिफाइंड क्वांटिटी। सो डिफाइंड क्वांटिटी जो मोस्ट ऑफ द वो पिल्स है या वो सैचेट है, वो दिन के 1 या 2 ले सकते हो, अगर उसके ऊपर अगर वो लिया जाता है वो हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है। सो to be precise, now we are already overshooting, I'm getting late. अगर आपको वो आर्टिफिशियल शुगर लेना है तो वो जो है वो काफी कम क्वांटिटी में लेना है। इट्स नॉट लाइक यू कैन कंज्यूम एज मच एज यू कैन, नो यू कैन नॉट, यू शुड नॉट कंज्यूम। यस, All right, sir. So, next question. Jackson again. This was just a very detailed explanation. Amazing session. Oh, wonderful. Thank you so much, Jackson. All थैंक्स अ right, sir. लॉट। So we are almost done with our questions, your questions as well. So I would like this. I would like to end this session. Before I end this Facebook Live, I would like to express my gratitude to Dr. Vishwa for giving us his valuable time, and hope that this Facebook Live was meaningful to all who have joined. Thank you so much, sir. Thank you so very much. थैंक्स अ लॉट, Thank you, थैंक्स अ sir. लॉट। Thank you, sir. Thank you.